बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर की सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 6.7 सेकेंड ईयर मैथ्स एरिया अबव द एक्स एक्सिस ये वाले सवाल बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा उसके हिसाब से ना मैंने दो तीन सवाल जो जरा बहुत डिटेल क्वेश्चन है उनको फिलहाल जरा होल्ड करके पहले अभी के लेक्चर में हम जो दो तीन आसान क्वेश्चन है पहले अगर उनको डिस्कस कर लें, दो क्वेश्चन, उसके बाद फिर जरा मुश्किल सवाल की तरफ जाते हैं। अब देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। अब 14 क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। इसमें आपसे कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर है 2x प्लस 5 के, और आपको लोअर लिमिट गिवन है 1, अपर लिमिट गिवन है 2। सही है, लोअर लिमिट छोटी, अपर लिमिट बड़ी। हमने क्या किया बेटा, एरिया के फॉर्मूले में चूंकि हमें y की वैल्यू पुट करवानी होती है तो पहले हमें इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा यहां से हमें स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और आपको पता है बेटा कि किसी भी इक्वेशन में से अगर आप एक तरफ से y स्क्वायर को हटाएंगे तो आप दूसरी जानिब स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो हमने क्या किया, y पर से स्क्वायर हटाया, राइट साइड पर रूट लगा दिया। स्क्वायर हटा के जब रूट लगाया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा, लिमिट्स a टू b y dx, उसमें a की जगह लोअर लिमिट आ गई 1 और b की जगह बेटे अपर लिमिट आ गई 2। जहां y आया वहां y की जगह y की पूरी वैल्यू पुट करवाई है। सिर्फ इतना फर्क है कि जो रेडिकल का सिंबल था ना उसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया, पावर फॉर्म में। तो आप जानते हैं बेटा स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर हाफ आ जाएगी। अब इतना काम करने के बाद बेटा जरा इसको देखो ध्यान से, ये तो पावर फंक्शन है ना, और पावर फंक्शन किस तरह से इंटीग्रेट होते थे, तो पावर को छोड़ के बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए बराबर में। तो बेटा पावर को छोड़ के बेस में 5 है, 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा, वो नहीं चाहिए अपने को। 2x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2 होगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, वो नहीं है। तो क्या किया, अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। जब बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो अब चेक कर लो, पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव है पूरा मौजूद, यानी 5 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2। और अब जब पावर को छोड़ के बेस का डेरिवेटिव हो बराबर में तो हम पावर रूल कैसे अप्लाई करवाते हैं बेटा, बेस लिखते हैं पूरी वैल्यू में एज इट इज, और जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड करवा के उसको उसी नई पावर से डिवाइड करवा देता है। बेटा 1/2 में जब 1 ऐड करवाया तो नई पावर 3/2 हो गई, उसी नई पावर को नीचे भी लिख दिया 3/2। अब जरा अगले स्टेप में चेक करें बेटा, तो इस 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो जो डिवाइड वाला 3 था वो अलग कर लिया, 1/3 बच गया, बाहर कर लिया। अब जो हमारे पास 1/3 बाहर आ गया है तो जो आंसर बच गया बेटा उसमें अब लिमिट्स अप्लाई करवानी है। और लिमिट्स कैसे अप्लाई होगी बेटा, पहले पूरे आंसर में जहां पे एक्स आएगा वहां पे अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद उसी पूरे आंसर में जहां एक्स आएगा वहां लोअर लिमिट। तो बेटा हमने पूरी वैल्यू वैसी लिखी है, बस जहां एक्स आया उसकी जगह अपर लिमिट 2 आ गई है। फिर माइनस के बाद देखो पूरी वैल्यू वैसी लिखी है पावर समेत, बस जहां एक्स आया वहां पे लोअर लिमिट 1 आ गई। बेटा 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 2 1 6 2 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है आपको अलग से लिखने के बजाय बेटा ये पूरी वैल्यू टाइप कर देना कैलकुलेटर में, या पहले कैलकुलेटर में 9 की पावर 3/2 माइनस 7 की पावर 3/2 निकालिएगा। जो आंसर आएगा बेटा उसको डिवाइड करवा दीजिएगा 3 से, तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 2.82। आगे लिख दिया हमने स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जरा एक आसान सवाल था बेटा, एहतियातन इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहरहाल ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सवाल पूछा जा सकता है। तो जरा वीडियो पॉज करके बेटा इस सवाल को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल, पहले क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब, उसके बाद जो बेटा इसके रिमेनिंग थोड़े से डिटेल सवाल है उनको देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.7 के इस क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं बात बेटा क्वेश्चन नंबर 15 से। अब आप अगर चेक करें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू, इनफैक्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 की पावर 4x, और बेटा उसके आगे उन्होंने लिमिट दी हुई है x की π/6 और x की π/4। बेटा एक x की वैल्यू है π/6 और एक x की वैल्यू है π/4। ये बात आप जानते हो बेटा, π/6 का मतलब 180/6 बनेगा 30 डिग्री, और π/4 का मतलब 180/4 बनेगा 45 डिग्री। तो ये आपके पास ऑब्वियसली लोअर लिमिट है 30 और ये अपर लिमिट है, छोटी वैल्यू लोअर लिमिट, बड़ी वैल्यू अपर लिमिट। तो ये 30 और ये 45, जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्लेस करवा देंगे। अब जरा साथ साथ कॉपी करते रहना बेटा। y स्क्वायर की वैल्यू है 10 की पावर 4x के बराबर। तो हमने क्या किया बेटा, हमें तो एरिया के फॉर्मूले के अंदर y की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमने इसमें से y की वैल्यू निकालने के लिए अगेन बेटा पिछले सवाल की तरह जैसे ही यहां पर y पर से स्क्वायर हटाया, राइट साइड की बेटा पूरी वैल्यू में स्क्वायर रूट लगा दिया, तो स्क्वायर रूट के अंदर कौन आ गया, 10 की पावर 4x।
अब आप मुझे खुद बताएं बेटा, 10 की पावर 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 10, वेरी गुड, स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जैसे बेटा 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाता है, वैसे ही पावर 4 भी तो रूट से बाहर आके 2 हो जाएगी। अब ये हमारे पास जब y की वैल्यू आ गई तो हमने अगले स्टेप में एरिया का लिखा पूरा फॉर्मूला, जो कि है इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स a टू b, और साथ में लिख दिया हमने y dx। अब जब इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो जहां लोअर लिमिट आई वहां तो वैल्यू आ गई π/6, जहां पर अपर लिमिट आई वहां पर वैल्यू आ गई π/4, यानी वही 30 और 45 वाली बात हो रही है। जहां ये y आया उस y को हमने रिप्लेस करवा दिया tan स्क्वायर x से, और साथ में आ गया dx। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इस वैल्यू को बेटा इंटीग्रेट करवाना। तो आप सारे लोग ये बात जानते हैं अच्छी तरह बेटा कि tan स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं होता, हमेशा हमें tan स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है sec स्क्वायर में। और किस तरह से, तो आप ये आइडेंटिटी जानते हैं ना कि tan स्क्वायर थीटा बराबर ही होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 के। जैसे जैसे tan स्क्वायर एक्स लिखा है वो बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो याद रखना बेटा, जब भी कभी tan स्क्वायर इंटीग्रेट होने के लिए आए ना, तो tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करवाने से पहले लिमिट्स वही लिख दी है हमने, फ्रॉम π/6 टू π/4, और जहां ये tan स्क्वायर आया इसको इंटीग्रेट करवाने से पहले हमने इसको बदल दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, साथ में dx बेटा वैसे ही आ गया। सही है, क्योंकि बात याद रखना बेटा, tan स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं होता, tan स्क्वायर को हमेशा लिखना पड़ता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा अब बताइए, अब ये इंटीग्रल जो है लिमिट समेत इस वैल्यू पर भी अप्लाई होगा, इंटीग्रल लिमिट समेत इस 1 पर भी अप्लाई होगा, वहां से dx भी दोनों पर अप्लाई होगा। तो जैसे ही हमने अगले स्टेप में ब्रैकेट को एक्सपेंड किया तो ये वैल्यू बन गई इंटीग्रल लिमिट्स फ्रॉम π/6 टू π/4। बेटा इसके साथ वैल्यू आ गई sec स्क्वायर एक्स dx, माइनस के बाद जब बेटा इंटीग्रल सेकंड टर्म पर गया तो सेकंड टर्म पर भी लिमिट π/6 से लेके π/4, π/6 से लेके π/4, और बेटा जब dx इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली dx लिख दिया जाता है। आपको पता है कि यहां पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 dx लिखे खाली dx लिखे एक ही बात है। तो tan स्क्वायर जब भी इंटीग्रेट होने के लिए आए ना, tan स्क्वायर को हमेशा ब्रेक कर देना sec स्क्वायर माइनस 1 में। अब ये दोनों टर्म्स बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan पढ़ा था। क्यों? क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इसीलिए sec स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव है वो tan के बराबर होगा। तो ये वाला sec स्क्वायर इंटीग्रेट होके बन गया tan x, और लिमिट्स भी इसके साथ गई। लिमिट्स कौन सी? वही π/6 से लेके π/4। माइनस के बाद जब बेटा तुम इस वैल्यू को इंटीग्रेट करवाओगे तो आप सब जानते हैं ना बेटा, खाली ऑपरेटर का जो इंटीग्रल होता है वो सिर्फ x होता है, और लिमिट्स इसके साथ भेजी π/6 से लेके π/4। अब बेटे आखिरी स्टेप में सिर्फ लिमिट्स अप्लाई करवानी है। इसी पूरे आंसर में जहां x आएगा पहले वहां अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद इसी पूरे आंसर में जहां x आएगा वहां लोअर लिमिट, यहां भी पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब जब इस वैल्यू को बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो लिमिट अप्लाई करते वक्त ये बन गया tan। बेटा एंगल जहां पे आया वहां पे आ गया π/4 यानी अपर लिमिट, माइनस के बाद लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट की जगह वैल्यू आ गई π/6, चाहे तो एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें इसे, और माइनस के बाद जब बेटा इसमें लिमिट सप्लाई करवाएंगे तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी? पहले x की जगह आ गई अपर लिमिट π/4, फिर x की जगह आ गई लोअर लिमिट π/6। ध्यान से बात सुन रहे बेटा, जो आंसर आ गया था पहले उसमें अपर लिमिट, ये वाली अपर लिमिट भेजी π/4, माइनस के बाद उसी में लोअर लिमिट भेजी π/6, फिर माइनस के बाद इसी x में जहां अपर लिमिट आई वहां π/4 भेजी, फिर माइनस के बाद इसी x में लोअर लिमिट π/6। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में चेंज आप नहीं करवाएं, क्योंकि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा। बस रेडियन मोड में कन्वर्ट करवाने के बजाय जितने भी पाए आ रहे हैं बेटा, जो एंगल में आते हैं ना पाए, उनको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाता है अपनी आसानी के लिए, और जो पाए एंगल में नहीं आ रहा बेटा उसको पाए की फॉर्म में ही छोड़ दो। तो आप जरा अगले स्टेप में चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू बेटा π/4 का मतलब दरअसल ये लिखा हुआ है 45 डिग्री, माइनस के बाद बेटे π/6 का मतलब दरअसल ये लिखा हुआ है 30 डिग्री। कैसे बेटे? पाई का मतलब 180, 180 अपॉन 4 45 हो गया, पाई का मतलब 180, 180 अपॉन 6 30 डिग्री हो गया। तो ये दो वैल्यूज लिखने के बाद बेटा बराबर में अगर ब्रैकेट खोल भी दें तो ये बन जाएगा माइनस का π/4, फिर माइनस माइनस प्लस
प्लस का पाई बाय 6। बेटा इनको अंदर सॉल्व करके फिर बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, या माइनस साइन से पहली पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश। जरा बेटा वीडियो पॉज करके आप यहां तक का काम पहले नोट कर लीजिए, तो फिर मैं अगले स्टेप यहां से स्टार्ट करूं। अब जो वैल्यू बेटा हमारे पास है जिसकी हम लिमिट्स कैलकुलेट करवा रहे हैं, उसमें जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा अगले स्टेप में। अब बेटा जब हम एरिया के वैल्यू में आए अगले स्टेप में, तो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। 1045 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, वो 1 आ गई, माइनस बेटा 1045 की वैल्यू 1 हो गई, और साथ में हमने 1030 की वैल्यू निकाल ली। तो बेटा जब ये 1045 1 हो गया, तो 1030 जो होगा वो बनेगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। साथ में बेटा वैल्यू है माइनस का पाई बाय 4, फिर उसके आखिर में वैल्यू है प्लस का पाई बाय 6। अब बेटा लंबी करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी वैल्यू पुट करवा दें एक साथ कैलकुलेटर में और आंसर चेक कर लें क्या आ रहा है। तो बेटा मैं भी पुट करवा रहा हूं, जरा आप भी चेक कर लीजिए। 1 माइनस रूट 3 अपॉन 3, उसके आगे माइनस, बॉक्स अपॉन बॉक्स में शिफ्ट दबा के पाई आ गया, डिवाइडेड बाय 4, फिर आगे बढ़े प्लस, बॉक्स अपॉन बॉक्स में शिफ्ट दबा के पाई आ गया, अपॉन में 6। तो बेटा कैलकुलेटर आंसर दे रहा है इसका 0.160। तो बेटा जो फाइनली हमारे पास एरिया अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है वो 0.160 है बेटा। तो 16 के आगे आखिर में देखो कोई डिजिट पॉइंट के बाद 0 होता है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप या तो 0.16 लिख दें, आगे 0 ना लिखें, और अगर कैलकुलेटर में चेक करें तो 1.608 आ रहा है बेटा, चाहो तो यहां तक लिख दो। तो इसका आंसर बन जाएगा 0.16 या 0.1608। शाबाश बच्चों, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक का काम नोट कर लीजिए पूरा। तो अब ये जो थे ना दो सवाल, ये थोड़े मॉडरेट लेवल के थे बेटा, इसलिए मैंने इनको पहले सॉल्व करवा दिया। अब हम अगले लेक्चर में अपने, बल्कि इसी वीडियो में इंशाल्लाह भी कंटिन्यू कर लेते हैं। जो हमने एक सवाल स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 10, वो बहुत डिटेल सवाल है बेटा, उसको जरा ध्यान से समझना। ये सब कुछ बेटा जब कॉपी कर लें आप, तो अब जरा हेडिंग बना दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमसे कह रहे हैं कि y बराबर है cos की पावर 4x। सही है, cos की पावर 4x है बेटा। लोअर लिमिट हमें दी हुई है x की 0, और अपर लिमिट हमें दी हुई है x की पाई बाय 2, यानी ये 0 ही है बेटा, और पाई बाय 2 का मतलब 180/2, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, अब मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं बेटे कि जो y बराबर cos की पावर 4 है ना, ये cos की पावर 4 इंटीग्रेबल नहीं होता डायरेक्ट। तो आपको याद है अपने प्रीवियस लेक्चर में साइन स्क्वायर आया था, तो जब साइन स्क्वायर आया था तो बेटा हमने साइन स्क्वायर की जगह, याद है, डबल एंगल का फॉर्मूला खोला था 1 माइनस cos 2x/2, और मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं cos स्क्वायर x आ जाए तो उस पर डबल एंगल का फॉर्मूला खुल जाता है 1 प्लस cos 2x/2। ये बात याद रखनी है आपको। तो cos स्क्वायर का डबल एंगल का फॉर्मूला ये है 1 प्लस cos 2x/2, साइन स्क्वायर के डबल एंगल का फॉर्मूला ये है 1 माइनस cos 2x/2। अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें जरा तफसील से बात हुई थी कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने कैसे इंटीग्रेट करवाया था। तो अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, ये दोनों फॉर्मूलाज अपने पास रफ वर्क में नोट कर लीजिए। cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस cos 2x/2। तो cos स्क्वायर के डबल एंगल का फॉर्मूला है, एक तो आपको ये याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनिए बेटा, तो इसमें हमें बोला y बराबर है cos की पावर 4। तो बेटा सोल्यूशन में मैं अभी एरिया का फॉर्मूला लिखने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ रहा हूं। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने का बेटा एक तरीका देखो, ये हो सकता था ना कि हम इसे ब्रेक करवा देते cos स्क्वायर एक्स का, वेरी गुड, होल स्क्वायर। जब आप पावर पे स्क्वायर लगाएंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर वापस 4 ही तो हो जाएगा। यहां तक कॉपी कीजिए। जब ये काम कर दिया बेटा तो अगले स्टेप में लिखा y इज इक्वल टू, बेटा ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसमें डबल एंगल का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos का एंगल डबल हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये कि एक होल स्क्वायर पहले से भी दिया हुआ, तो वो होल स्क्वायर तो रहेगा। तो cos की पावर 4 को ब्रेक करवा लें cos स्क्वायर के स्क्वायर में, और अंदर वाले cos स्क्वायर पे डबल एंगल का फॉर्मूला। डबल एंगल का फॉर्मूला इससे लगाते हैं बेटा ताकि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, इसकी पावर 1 आ जाए।
जब जब ये अंदर क्वाड्रेटिक बनेगा ना, आपको ये डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले क्वाड्रेटिक था, डबल एंगल का फॉर्मूला यूज किया, देखो स्क्वायर पावर पावर 1 में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर आगे चल के दोबारा कॉस पर स्क्वायर आया तो फिर से आप वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करवाएंगे कॉस के डबल एंगल की। अब वो कैसे, तो जरा बोर्ड पर देखिए ध्यान से। हमने अगले स्टेप में लिखा y इज इक्वल टू, बेटा जब ये नीचे वाले 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे वाले 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, है ना। सिंगल टर्म का स्क्वायर तो डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन जब बेटा ऊपर वाली तुम चेक करो वैल्यू, तो ऊपर एक टर्म नहीं है, ऊपर 2 टर्म्स है, एक 1 है और एक cos 2x है। इन डबल टर्म का स्क्वायर करवा रहे हैं, और जब डबल टर्म का स्क्वायर करवाते हैं बेटा तो फॉर्मूले से स्क्वायर खोलना पड़ता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तुम देखो मैं इस पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको खोल रहा हूं। अब जब मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलूंगा तो ये बन गया पहले a स्क्वायर, फिर प्लस 2a, साथ में आ गया b और प्लस बी स्क्वायर। बेटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब बन जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर। शाबाश, सही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जरा फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, बेटा 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, प्लस 2 1 2 हो गया, 2 को cos 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 cos 2x हो गया। और जब बेटा इस cos 2x पर स्क्वायर खोला तो देखो ये फिर से बन गया cos स्क्वायर 2x। यानी हम इसको लीनियर पहले बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस स्क्वायर ने इसको फिर से बना दिया क्वाड्रेटिक। और अपॉन के अंदर बेटा वैल्यू हमारे पास 4 है। शाबाश, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। अब हम एक काम कर सकते हैं बेटा, चाहे तो इस पूरी वैल्यू का एलसीएम ब्रेक करवा के लिख दें। अब तुम देखो अगर इस वैल्यू का एलसीएम ब्रेक करवा के लिखते तो बेटा लिखने के अंदाज में से एक तरीका देखो ये भी तो हो सकता है, बेटा ये वाला 4 इन सब के नीचे है ना, तो जब 1 और 4 को अलग किया तो देखो पहली टर्म तो बन गई सीधी सीधी 1/4। तो पहली टर्म तो हमारे पास हो गई है बेटे 1/4। बेटा यहां पे जब तुम 2 को इस 4 के साथ अलग करोगे तो देखो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2/4, साथ में cos 2x। सही है, 2/4 अलग हो गया, साथ में cos 2x आ गया। अब जब ये वाला काम कर लिया बेटा तो जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू कैसे अलग हो जाएगी, तो बेटा लास्ट वैल्यू अलग हो जाएगी 1/4 और साथ में cos स्क्वायर 2x। चले शाबाश, जरा यहां तक के स्टेप्स कॉपी कर लीजिए बेटा। सही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, तो cos स्क्वायर पर जब हमने फॉर्मूला खोला तो बन गया 1 प्लस cos 2x/2। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर खोल दिया, नीचे बेटा 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, जरा ध्यान से देखना, अगले स्टेप में y इज इक्वल टू 1/4 तो लिखा एज इट इज, प्लस के बाद बेटा ये वाला 2 और 4 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा ना cos 2x/2, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। तो 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो नीचे खाली 2 बचा। 2 को बेटा 1/2 की फॉर्म में लिखो या पूरे cos 2x के नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां बता दीजिए बेटा, ये वाला 1/4 आने के बाद यहां लगा रहा हूं मैं एक ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि मुझे इस cos स्क्वायर 2x पर दोबारा से डबल एंगल का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अब ध्यान से बेटा पहले जरा रफ फर्क में समझ लो उस बात को। मैंने आपको यह बताया था कि जो cos स्क्वायर x है इसके डबल एंगल का फॉर्मूला होता था 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो पहले तो एक बात याद रख लो बेटा, अपॉन में तो देखो हमेशा 2 ही आना है, चाहे ऊपर कुछ भी हो। लेकिन आप अगर गौर से देखो बेटा तो स्क्वायर की वजह से जो भी एंगल था वो डबल हो गया ना, यानी अगर एंगल x था तो x को जब मैंने डबल किया तो एंगल 2x हो गया। लेकिन ये बताइए अगर कोई फंक्शन पहले से ऐसे लिखा हो cos स्क्वायर और एंगल पहले से डबल हो, तो जब मैं इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos, और अब बेटा इस एंगल को जब मैं दोबारा डबल करूंगा, बताओ 2x को जब डबल करोगे तो इस बार शाबाश 4x नहीं हो जाएगा अपॉन में 2। यानी इसका मतलब ये कि जब स्क्वायर पे ये डबल एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं ना तो जो भी एंगल होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एंगल 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x हो गया। और अगर एंगल पहले से 2x था और जब तुम इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x ऑब्वियसली 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर यहां पे एंगल 3x होता तो 3x जब डबल होता तो ऑब्वियसली 6x हो जाता, अपॉन में 2 ही रहता।
तो प्लीज जरा रफ वर्क में ये वाली प्रॉपर्टी लिख लें। ये प्रॉपर्टी बेटा मैं cos स्क्वायर 2x में लगाने जा रहा हूं। जब मैं cos स्क्वायर 2x में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस कॉस, जो भी एंगल था वो फिर से डबल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। डबल होने के बाद अपॉन में बेटा हमेशा वैल्यू 2 ही होती है। चलिए शाबाश बेटा, बहुत लेंदी सवाल है, मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके पहले यहां तक का काम नोट डाउन कर लीजिए। ये याद से बेटा अपने पास रफ वर्क में लिखिए ताकि बात समझ में आ जाए। एंगल डबल हो जाता है, x था 2x हो गया, अगर एंगल पहले से 2x था तो डबल होने के बाद वो 4x हो गया, अपॉन में 2 रहेगा हमेशा। लेकिन फायदा क्या होता है बेटा, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है देखो ये लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो cos की पावर 1 हो जाएगी, भले उसका एंगल 4 टाइम्स क्यों ना हो जाए। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को बेटा जरा आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। अब जब इस वैल्यू को, अच्छा ख्याल रहे अभी तक एरिया में नहीं गए, अभी तो हम सिर्फ y की वैल्यू को सिंप्लीफाई करवा रहे हैं जितनी वो सिंप्लीफाई हो सकती है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, ये वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू 1/4। बेटा ये वैल्यू अपने पास है cos 2x डिवाइडेड बाय 2। बेटा यहां बताओ ये वाला 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 1 प्लस, अरे यस, cos 4x। सही है, कुछ नहीं किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के 8 करवा दिया। अब बता दीजिए ये वाला 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 के साथ आ जाएगा, और ये वाला 1/8 जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो cos 4x/8 हो जाएगा। तो बेटा वैल्यू हमारे पास देखो क्या बन जाती, y इज इक्वल टू 1/4। बेटा प्लस के बाद बराबर में लिख दिया cos 2x डिवाइडेड बाय 2, प्लस के बाद बेटा इस 1/8 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 हो गया, इस 1/8 को जब बेटा cos 4x से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 के साथ cos 4x आ गया। अब अगर एक काम करें बेटा आखिरी स्टेप में, तुम देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सॉल्व हो सकती है ना, तो पहले तो इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। तो जरा कैलकुलेटर से बेटा 1/4 में प्लस करवा दें 1/8, तो ये आंसर आ रहा है 3/8। बेटा 1/4 को 1/8 में ऐड करवाया तो ये वैल्यू बन गई 3/8। प्लस के बाद बेटा इस वैल्यू को चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 अलग, साथ में cos 2x जैसे वो लिखा हुआ बेटा, 1/8 अलग, cos में 4x। सही है, cos 2x डिवाइडेड बाय 2 लिखो या 1/2 अलग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने क्या किया, 1/4 और 1/8 को सॉल्व करके कैलकुलेटर से 3/8 लिख दिया, फिर ये वाली वैल्यू बच गई है, फिर ये वाली वैल्यू बच गई है। तो कहने का मतलब ये बेटा ध्यान से देखो, तो ये आ चुकी है पूरी हमारे पास y की वैल्यू। अब इस पूरी y की वैल्यू को उठाएंगे हम और एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो एरिया का काम बेटे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। शाबाश, जरा शुरू का काम बेटा कॉपी कर लीजिए। तो अब एरिया के फॉर्मूले में आते हैं। लिमिट्स याद रखना बेटा, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। अब जब ये हमने y की पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, तो अब हम अगले स्टेप में एरिया के फॉर्मूले पर जा रहे हैं। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स a टू b, साथ में था y और dx। तो जब बेटा अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करवाई तो देखो लोअर लिमिट 0 गिवन थी, अपर लिमिट π/2 गिवन थी। बेटा यहां ब्रैकेट लगा के y की जगह पूरी y की वैल्यू पुट करवा रहे, कौन सी, ये जो 3 टर्म्स में y की वैल्यू आई है ये पुट करवा रहे हैं। तो बेटा पहली बारी में तो y की जगह ये 3/8, फिर अगली बारी में 1/2 cos के साथ 2x, फिर अगली बारी में 1/8 cos के साथ 4x, और बाहर आ गया dx। सही है, ब्रैकेट के बाहर बेटा dx को लिख दिया एज इट इज। चलिए बताइए, अब इंटीग्रल 3/8 पर भी अप्लाई होगा, यहां से dx भी आएगा, लेकिन 3/8 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर कर लेना। बेटा इंटीग्रल इस 1/2 cos 2x पर अप्लाई होगा, यहां से आएगा dx, लेकिन 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। बेटा इंटीग्रल जाएगा लिमिट समेत 1/8 पर भी, लेकिन 1/8 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट से होगा cos 4x और वहां से आ जाएगा dx, यानी मैं ब्रैकेट को एक्सपेंड करवा रहा हूं। जब बेटा मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो देखो ये वैल्यू बन जाएगी 3/8 इंटीग्रल 0 से लेके π/2, सिर्फ आ गया इसके साथ ये वाला dx, प्लस के बाद बेटा 1/2 कांस्टेंट अलग कर लिया, इंटीग्रल में जाएगा 0 से लेके π/2 cos 2x dx। और जब बेटा इसी तरह से आप तीसरी टर्म को इंटीग्रेट करवाएंगे तो तीसरी टर्म में कंफर्म कर दीजिए, शाबाश, 1/8 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। बेटा 1/8 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ cos 4x dx। तो तीसरी टर्म में जो कांस्टेंट 1/8 था वो बाहर आ गया, लिमिट से 0 से लेके π/2
cos 4x और dx। शाबाश बच्चों, जरा यहां तक कॉपी कर लें। अब इस सवाल को बेटा इंटीग्रेट करवाते हैं, इस सवाल को बेटा इंटीग्रेट करवाते हैं और फिर लिमिट सप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, अब जरा इंटीग्रल चेक कर लो बेटा। एरिया लिखने के बाद बेटा अगले स्टेप में 3/8 वैसे ही लिखा बच्चों। dx का इंटीग्रल सिर्फ x होता है ना, और लिमिट्स भी साथ भेज दी। लिमिट्स क्या भेज दी? 0 से लेके π/2। फिर प्लस के बाद बेटा देखो, इसको इंटीग्रेट करवाने का तरीका पहले बता चुका हूं, एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, जरा बोर्ड पर लिखिएगा। ये जो cos x होता है ना, cos x, इस cos x का इंटीग्रल होता है sin x। लेकिन कब? जब cos की पावर 1 हो और उसके एंगल का डेरिवेटिव बराबर में हो। तो देखो cos की पावर 1 है और एंगल में x है, एंगल का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 बराबर में दिया हुआ है। लेकिन बेटा अगर यही सवाल आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेट करवाओ cos 2x dx को, तो देखो cos की पावर 1 तो है लेकिन अब उसके एंगल का डेरिवेटिव बराबर में नहीं है। तो बेटा एंगल का डेरिवेटिव बराबर में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए था? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो देखो ये वाला 1/2 वैसे ही रहता और cos 2x का इंटीग्रल क्या बन जाता? sin 2x। और बेटा इसी को अगर समेट के लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो sin 2x/2। तो हम अलाउड है कि सेकेंड ईयर लेवल पे हम पता है क्या करेंगे, हम ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप और ये स्टेप शो करना जरूरी नहीं होता। हम cos 2x का इंटीग्रल डायरेक्ट लिख दिया करेंगे sin 2x, लेकिन डिवाइडेड बाय 2। कौन सा डिवाइड बाय 2? जो हमने जिससे बाहर डिवाइड करवाया था। यानी मैं अगर आपको ओरली समझाऊं तो cos 2x का इंटीग्रल लिख सकते हैं sin 2x/2 बगैर मल्टीप्लाई डिवाइड शो किए हुए। इसी तरह से cos 5x का इंटीग्रल लिख सकते हैं sin 5x डिवाइडेड बाय 5 बगैर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड शो किए हुए। अगर cos 10x होता तो cos 10x का इंटीग्रल बन जाता sin 10x डिवाइडेड बाय 10 बगैर मल्टीप्लाई डिवाइड शो किए। और अगर cos 4x होगा तो बनेगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4। 4x का 4, क्योंकि एंगल 4x का डेरिवेटिव 4 बनेगा तो हम डिवाइड में 4 ही लिखते, तो डायरेक्ट नीचे 4 लिख देंगे। अब ये तरतीब देखो यहां पर फॉलो कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। 1/2 वैसे ही आ गया बेटा, ये cos 2x है तो देखो cos 2x का इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं? sin 2x, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2। यानी ये कौन सा 2 है? जिस 2 से हमने डिवाइड करवाया होगा एंगल को बैलेंस, एंगल का डेरिवेटिव बैलेंस करने के लिए। तो इंस्टेड के हम इस तरह शो करें नहीं, बस हम आखिर में अपॉन में लिख देते हैं। तो अगर cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2 हो गया तो बेटा अगले स्टेप में इस cos 4x का इंटीग्रल, शाबाश, क्या बनेगा? वेरी गुड, cos 4x/4। लिमिट्स गई इस पर 0 से लेके π/2। बेटा ये भी अपने साथ लिमिट लेके गया 0 से लेके π/2। शाबाश, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम इस पे बारी बारी लिमिट सप्लाई करना शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, वो स्टार्टिंग वाला काम जरा अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि लिमिट्स वाले काम को ऊपर लिख सके हम तरीके से, एरिया वाले फॉर्म स्टेप से, यहां से। अच्छा, अब जब ये सारी वैल्यूज बेटा बन जाएंगी तो जरा अगले स्टेप में चेक करो, लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा। तो लिमिट सप्लाई करने के लिए हमने अगले स्टेप में लिखा एरिया इज इक्वल टू, बेटा देखो ये वाला 3/8 वैसा ही है। अब जब इसमें लिमिट सप्लाई कराओगे बेटा तो इस x में पहले जाएगी अपर लिमिट π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0। तो बेटा अपर लिमिट तो आ गई π/2, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट आ गई 0। बेटा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा के बाहर निकाल दूं तो देखो ये वाली वैल्यू 1/2 नहीं बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा। अब जो ऊपर sin 2x बचा उसमें एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद एक बार लोअर लिमिट। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में जब आए तो sin 2 तक वैसे ही लिखा जहां x आया। बेटा x की जगह आ गई अपर लिमिट π/2, फिर माइनस, दोबारा से साइन लिखा, फिर 2 लिखा, जहां पे x आया बेटे वहां पे लोअर लिमिट 0 आ गई। आप देखो बेटा 2 2 4 बन चुका है, जो sin 2x बचा है उसमें एक बार अपर लिमिट आ गई है π/2, फिर माइनस के बाद उसी में एक बार लोअर लिमिट आ गई है। अरे यस 0। अब आ जाओ इसमें बेटा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 32 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 32 एज इट इज लिखने के बाद बेटा इसमें देखो इस बच जाने वाले फंक्शन में लिमिट अप्लाई करवा रहा हूं। ये देखो 4 8 से 32 हो चुका है। अब इस cos 4x में जहां x आएगा पहले वहां अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद x की जगह लोअर लिमिट। तो cos 4 में जब आपने x की जगह अपर लिमिट पुट करवाई π/2, फिर माइनस cos उसी 4 में
लोअर लिमिट x की जगह पुट करवाई 0। यहां तक काम क्लियर बेटा? अब जरा चेक करना बेटा, अगले स्टेप में एरिया बराबर हो जाएगा। बेटा मुझे बताओ, 0 तो लिखना बेकार है ना? जब ये 0 लिखना ही बेकार है तो π/2 को बाहर वाले 3/8 से मल्टीप्लाई करा दो। बेटा 3 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वैल्यू 3 पाई, नीचे 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। सही है, 0 तो हटा दिया हमने, 3 को पाई से किया 3 पाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। बेटा +1/4 के बाद अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये पूरी वैल्यू अगर मैं टाइप कर दूं कैलकुलेटर में तो जवाब 0 मिलेगा बेटा। अच्छा, जवाब 0 कैसे मिल रहा है जरा ध्यान से सुना बेटा। देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो रहा है, अब खाली पाई बचा। पाई का मतलब होता ही 180 डिग्री है, तो अगर आप साइन 180 मालूम करेंगे तो जवाब 0 आएगा कैलकुलेटर से। बेटा 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 बनेगा, और जब साइन 0 मालूम करोगे तो वो भी 0 आएगा। तो जब 0 इसका भी आंसर है, 0 इसका भी आंसर है, तो 0 माइनस 0 0, वो 0 1/4 से आगे जाके मल्टीप्लाई होगा तब भी जवाब 0 ही आ जाएगा। अब इसी तरह बेटा ये वाली वैल्यू भी है। अब आप ध्यान से बात सुनना बेटा, एक जगह लिखने में आई थिंक कुछ गलती हुई है। हाँ देखो यहां लिखने में गलती हुई है बेटा, ये कॉस का इंटीग्रल था ना बेटा, यहां मिस्टेक हुई है लिखने में। अच्छा वो नजर पड़ गई, ध्यान से सुनना बेटा, ये cos 4x था बच्चों, ये भी तो इंटीग्रेट होके sin 4x अपॉन 4 बनेगा। लिमिट जाएगी इसमें 0 से लेके π/2। तो बेटा ये सब cos नहीं है, ये सब तो हमारे पास sin है, और बेटा ये भी हमारे पास sin है। सही है बेटा, बहुत तवज्जो से काम कर रहा। अब मैं आपसे बेटा देखो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बताना ही चाह रहा हूं कि इतनी बार लिखने के बाद सुबह से लेकर रात तक यही काम कर रहे हैं बेटा, तब भी देखो मुझसे गलती हो रही है इसमें। यही प्रॉब्लम होती है बेटा कि एग्जाम में कोई एक आध चीज भी अगर आउट हो जाती है ना, पता होता है लेकिन उसके फिर मार्क्स कट जाते हैं। जारी बात है, मैं कॉस लिख देता ना वहां पे तो पता नहीं सवाल कहां पहुंच जाता। तो मेरी गलती है, माजरत। cos 2x जैसे sin 2x अपॉन 2 बना है बेटे, cos 4x भी तो ऑब्वियसली बेटा sin 4x अपॉन 4 बनेगा जिसमें लिमिट अप्लाई की है। ठीक है, अब जरा आगे चेक कर लो बेटा, ये वाले 2 को 4 से कैंसिल कराओगे तो 2 हो जाएगा बेटा, 2 को 180 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 360 हो जाएगा। तो साइन 360 निकालोगे बेटा, इसका आंसर भी 0 होगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0, साइन 0 निकालोगे तो उसका भी आंसर 0 होगा। यानी अगले स्टेप में बेटा 1/32 के बाद ब्रैकेट में पहली वैल्यू भी 0 और दूसरी वैल्यू भी 0। तो मुझे खुद बताएं बेटा ये कैसे बना है। अच्छा, अगर कैंसिलेशन नहीं करना चाह रहे तो ऐसे करना है, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करवा के 2 से डिवाइड करवा दीजिएगा, जो एंगल आएगा बेटा उसका साइन निकाल लेना, 0 आएगा। या 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। अब आप मुझे बताओ बेटा 0 माइनस 0 का मतलब ये वाली पूरी टर्म भी 0। बेटा 0 से जब ये वाली पूरी टर्म जाएगी तो ये वाली टर्म भी पूरी 0। तो अब आपके पास बेटा सिर्फ वैल्यू बची क्या, ध्यान से देखिएगा बेटा अगले स्टेप में क्या हमारे पास बेटा अगले स्टेप में ये वाली वैल्यू एरिया इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या बच गई बेटा, शाबाश, 3 पाई डिवाइडेड बाय 16, और उसके आगे हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर यूनिट्स। बेटा या तो आंसर यहां लिख दो, या अगर आंसर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करवा के 16 से डिवाइड करवा दो। बेटा 3 को मल्टीप्लाई किया पाई से, जो आंसर आया उसको डिवाइड किया हमने 16 से, तो आंसर कैलकुलेटर दे रहा है 0.589, 0.589, और उसके आगे लिख दिया बेटा हमने स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि बेटे आपको यहां तक का सारा काम समझ में आ गया होगा। बेटा बीच में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, cos 4x का इंटीग्रल sin 4x अपॉन 4 लिखना था, उसको काइंडली ठीक कर लीजिएगा ताकि हमारे पास ये सारा फंक्शन भी साइन, ये सारा फंक्शन भी साइन। ठीक है, तो ये 12 सवाल बेटा एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन सकता है। काइंडली बेटे आप इसको यहां तक जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारे पास बेटा 6.7 में इंपॉर्टेंट सवालात सिर्फ बचे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 13 है। 12 और 13 ये दो सवाल बचे हैं बेटा, लेकिन थोड़ा डिटेल सवाल है, ये भी इनके फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के थोड़े मुश्किल हैं। तो मैं अभी इस लेक्चर को बेटा यहीं पर एंड कर रहा हूं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो 2 सवाल पेंडिंग है बेटा वो भी कर लेंगे, तो हमारे 6.7 के अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवाल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।